मेंटर और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 2। नाउ फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं एंड सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? Incentives are measures used to motivate employees to perform better. Incentives हमारे वो measures हैं, हमारी वो tools हैं, resources हैं जिनका यूज करके हम employees को motivate करते हैं कि वो better काम कर सकें। अब incentives हमारे दो types के होते हैं, पहला financial incentives और दूसरा non-financial incentives. Financial incentives involve monetary benefits to motivate employees. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे वो इंसेंटिव्स होते हैं जो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स यानी पैसे का यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकें। नाउ फर्स्ट, पे एंड अलाउंसेस। हमारी बेसिक सैलरी, एक एम्प्लॉय को मिलने वाले बेसिक अलाउंसेस और हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाले हमारे इंक्रीमेंट, हमारे पे में हाइक्स, ये सब पे एंड अलाउंसेस का पार्ट होते हैं। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स, wages tied to individual और group productivity। अब आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में के पास टारगेट्स होते हैं कि वो उस टारगेट को अचीव करेंगे और उस बेसिस पे उन्हें वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स या ग्रुप प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जो हमें वेजेस मिलती हैं उन्हें हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स कहते हैं। थर्ड, बोनस, एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर सैलरी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब एक एम्प्लॉय को एक बेसिक सैलरी मिलती है बट उसके ऊपर मिलने वाला कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो उनके बेटर परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो उससे बोनस कहते हैं। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयज गेट अ शेयर इन कंपनी प्रॉफिट्स टू बूस्ट मोटिवेशन। अब मेरे को पता है कि मुझे एक फिक्स सैलरी मिलनी है बट अगर मुझे मेरा एम्प्लॉयर कह दे कि मुझे प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट्स में, तो अब मैं अपना काम और भी ज़्यादा बेटर करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हार्ड वर्क करने से अगर मेरी कंपनी को कोई भी डील मिल गई या कितने भी प्रॉफिट्स हुए तो उनमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स मेरे हिस्से में आएंगे। फिफ्थ, स्टॉक ऑप्शंस, ऑफरिंग कंपनी शेयर्स एट लो प्राइसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स लो प्राइसेस पे देते हैं जिससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनीज के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अब आप अगर किसी के यहाँ कोई जॉब कर रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि आप उतने एफर्ट्स ना लगाओ, बट अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बन जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाए। सिक्स्थ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेच्युटी फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब अगर मुझे पता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे पेंशन देगी, मुझे ग्रेच्युटी फंड्स देगी, मुझे पीएफ देगी, तो मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी मेरी रिटायरमेंट के बाद। तो डेफिनेटली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स और बेटर करूँगी, अपनी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। सेवेंथ, perquisites, additional benefits like car allowance, medical aid and housing। अब कंपनीज कभी कभी एम्प्लॉयज़ को यूजुअली हायर पोजीशन पे जो होते हैं उन्हें कार भी देती है, उन्हें फ्यूल का पेमेंट भी देती है, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस करा के देती है, उन्हें घर का खर्चा देती है या उन्हें घर ही दे देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी perquisites में आती हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स focus on emotional, psychological and social needs of employees। अब एक ऑर्गेनाइजेशन हर बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए पैसे का यूज़ नहीं कर सकती, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉयज़ के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं। पहला, स्टेटस, अ हायर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइज एस्टीम एंड सोशल नीड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन हर बार आपको पैसे नहीं देगी, हो सकता है वो आपका प्रमोशन कर दे जिससे आप एक हायर रैंक पे पहुंच जाए। अब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय एक हायर रैंक पे होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी और उसकी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट विद ऑटोनॉमी एंड रिकग्निशन।
अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव सा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय फ्रीडम से काम कर सके और उसके वर्क को रिकॉग्नाइज भी किया जाए। थर्ड, करियर एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशंस फॉर ग्रोथ। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से हम करियर को और एडवांस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहला हमारे स्किल्स डेवलप होने चाहिए, एंड सेकंड, जब हमारे स्किल्स डेवलप होंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रमोशन भी होगा जिससे हमारी करियर में ग्रोथ होगी। जॉब एनरिचमेंट, मेकिंग जॉब्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल विद वैरायटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सपोज मैं एक ही टास्क बहुत टाइम तक करती जाऊं तो मुझे थोड़े टाइम के बाद वो टास्क बहुत ही मोनोटोनस लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा और मेरा मन नहीं करेगा कि अब मैं उस टास्क को करूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज़ के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क देती है जिससे एम्प्लॉय का मन अपने काम में लगा रहे। जॉब सिक्योरिटी, providing stability in employment to reduce worry about the future। अब अगर मुझे पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे एकदम से नहीं निकाल देगी और इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, मेरे जॉब सिक्योर है, तो डेफिनेटली मेरे इमोशनल वेलबींग पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और मैं अपने फ्यूचर की टेंशन कम करूँगी और प्रेजेंट में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊँगी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अब अगर कोई सुपीरियर जो है मेरा वो मुझे ऑर्डर करता रहेगा कि ये करो, वो करो, फलाना करो, ढमकाना करो, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा मास्टर है, मैं इसकी सर्वेंट हूँ। बट अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे डिसीजंस की कोई वैल्यू है, इससे मुझे और बेटर फील होगा और मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी अपने काम को लेके। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, giving employees more authority and autonomy to boost confidence and performance। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देती है और रिस्पॉन्सिबल बनाती है अपने काम को लेके, जिससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। नाउ our next topic is leadership। Leadership is guiding and inspiring people to achieve common goals। अब लीडरशिप क्या है, लीडरशिप वो प्रोसेस है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं और इंस्पायर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। लीडर्स इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स टू इंश्योर सक्सेस। अब लीडर्स क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस इंश्योर कर सकें। की फीचर्स ऑफ लीडरशिप, पहला, इन्फ्लुएंसेस अदर्स बिहेवियर। लीडरशिप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है। सेकंड, बिल्ड स्ट्रॉन्ग लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। लीडरशिप जो है वो लीडर और फॉलोअर यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना देता है। थर्ड, फोकसेस ऑन अचीविंग कॉमन गोल्स। लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करता है। फोर्थ, ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयज़ के स्किल्स में पॉजिटिव चेंज लेके आता है। एंड फिफ्थ, लीडरशिप इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही जाता है। नाउ, इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, पहला, इंस्पायर्स एफर्ट, मोटिवेट्स पीपल टू वर्क पॉजिटिवली फॉर सक्सेस। लीडरशिप जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करता है कि वो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम कर सकें, अपना काम पॉजिटिवली कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। सेकेंड, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, क्रिएट्स अ सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग वर्क एनवायरनमेंट। अब लीडरशिप क्या करता है, ये एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हो। थर्ड, मैनेजेस चेंज, हेल्प्स पीपल एक्सेप्ट चेंजेस स्मूथली। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो यूजुअली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, तो लीडरशिप ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को आसानी से मान जाएं और आसानी से उन चेंजेस को अडाप्ट कर जाएं। फोर्थ, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स,
रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स इफेक्टिवली। अब बहुत बार हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि दो एम्प्लॉयज़ की आपस में ना बन रही हो किसी भी बात को लेके, दोनों एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन अलग अलग हो, तो लीडरशिप क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि इनके बीच का जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आपस में पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। फिफ्थ, डेवलप्स अदर्स, ट्रेन्स एंड प्रिपेयर सक्सेसर फॉर फ्यूचर। लीडरशिप जो हमारे सक्सेसर्स होते हैं उन्हें ट्रेन करता है और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देता है ताकि आने वाली किसी भी सिचुएशन को हमारे सक्सेसर्स इफेक्टिवली फेस कर पाए। लीडरशिप स्टाइल्स। पहला, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। लीडर्स गिव ऑर्डर्स, एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस। अब इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो एक बड़ा डिक्टेटर टाइप का बंदा होता है, तो वो ऑर्डर तो देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो इसके ऑर्डर्स को माने और आगे से जबान ना लड़ाएं। सेकेंड, क्विक डिसीजंस सुटेबल फॉर अर्जेंट और हाई प्रोडक्टिविटी सिचुएशंस। अब ये जो लीडर होता है वो बहुत फटाफट डिसीजन सुना देता है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों से कंसल्ट नहीं करना होता है, तो ये ऐसी सिचुएशंस के लिए बेटर होता है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो या बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अब ऐसा लीडर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा उसे अपने ओपिनियंस ना दें, ज़्यादा ज्ञान ना दें। सेकेंड लीडरशिप स्टाइल, लेजिस्लेयर स्टाइल। लीडर्स गिव फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन। अब इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम देता है, ऑटोनॉमी देता है, आज़ादी देता है कि वो डिसीजंस को ले सकें। suitable for skilled teams that work independently। अब ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो है वो उन टीम्स के लिए बेटर होता है जो स्किल्ड हो और डिसीजंस को इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली ले सकें। लीडर्स ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। अब ऐसा भी नहीं है कि लीडर्स फ्रीडम दे देते हैं और उसके बाद इंटरफेयर नहीं करते, जब जब टीम को रिक्वायरमेंट होती है तब तब लीडर्स हेल्प ऑफर करते हैं। थर्ड, डेमोक्रेटिक स्टाइल। लीडर्स इन्वॉल्व टीम इन डिसीजन मेकिंग। अब इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर्स होते हैं वो टीम को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब इस स्टाइल में जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपनी टीम का, ओपिनियंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। एनकरेजेस टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर आइडियाज़। ऐसा लीडर जो है वो टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है और दूसरों के आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उन्हें कंसिडर भी करता है। बेस्ट फॉर मॉडर्न वर्क प्लेसेस वेयर कोलैबोरेशन इज वैल्यूड। अब ये उन वर्क प्लेसेस के लिए, मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए बहुत बेटर है क्योंकि मॉडर्न वर्क प्लेसेस में कोलैबोरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है। Our next topic is communication. Communication is derived from Latin word communis, meaning common understanding. अब जो communication term है वो एक Latin word communis से derive की गई है जिसका मीनिंग होता है common understanding. It is the exchange of ideas, feelings, facts or views to reach a shared understanding. मतलब कि हमारे आइडियाज़, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और व्यूज़ को एक्सचेंज करने और उन्हें ढंग से समझने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। Importance of communication. Communication is the key for a manager's success. अब किसी भी मैनेजर के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंड, even with knowledge and intelligence, without good communication skills, a manager may fail. अब मैनेजर के पास हो सकता है बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारी इंटेलिजेंस हो, बट अगर उस मैनेजर के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो मैनेजर फेल हो जाएगा, वो मैनेजर एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। थर्ड, managers need to clearly share ideas and build understanding with their team. अब मैनेजर्स को क्या करना होता है, मैनेजर्स को अपने आइडियाज बहुत ही ज़्यादा क्लियरली शेयर करने टीम के साथ ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाए और कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप ना रहे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहला, सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, मतलब जो भी पर्सन मैसेज को सेंड करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। सेकंड,
Message, the information, idea or feeling to be communicated. हम जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फीलिंग जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं उसे मैसेज कहते हैं. एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स. जब हम मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल्स में या कोई भी कोडेड लैंग्वेज में, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं. मीडिया और चैनल, द पाथ यूज टू सेंड मैसेज. हम जिस भी पाथ के थ्रू अपना मैसेज को सेंड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे मीडिया या चैनल कहते हैं. रिसीवर, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज. जो भी पर्सन उस मैसेज को रिसीव करता है या जिस भी पर्सन को वो मैसेज मिलता है उसे रिसीवर कहते हैं. डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग द सेंडर्स मैसेज. जो सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है उसे इंटरप्रेट करना, उसे समझना, उसे ही डिकोडिंग कहते हैं. फीडबैक, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज. अब मैसेज को जो रिसीवर रिस्पॉन्स करता है उसे हम फीडबैक कहते हैं. नॉइस, अब हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि बैड सिग्नल्स, सिग्नल का खराब होना, मिसअंडरस्टैंड करना. मैंने एक मैसेज कुछ और भेजा था, किसी और मतलब से भेजा था और आपने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया. और डिस्ट्रैक्शंस, कभी कभी मैसेजेस सुनते वक्त हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम उसका मीनिंग गलत निकाल लेते हैं और ऐसी चीज़ों को हम नॉइज कहते हैं. वाई कम्युनिकेशन मैटर्स. अब कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? पहला, कोऑर्डिनेशन. अब कम्युनिकेशन जो है हमारी टीम एफर्ट्स और गोल्स को अलाइन कर देती है, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग टीम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहीं भी अपने एफर्ट्स ना डालते रहें, वो अलाइन होके एक ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं. सेकेंड, डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर साउंड डिसीजंस. अब हमें कोई भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए सही फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बट अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास एक साउंड डेटा नहीं होगा जिससे हम एक करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे. एंड दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग. थर्ड, एफिशिएंसी, इंश्योर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स. अब कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शन देता है और बहुत क्लियरली ये बता देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय का क्या रोल है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप ना रहे. फोर्थ, लीडरशिप, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज. अब लीडरशिप जो है, कम्युनिकेशन जो है वो लीडरशिप में हेल्प करती है, जिससे एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बन जाता है और एम्प्लॉयज़ अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. एंड फिफ्थ, peace and cooperation, reduces conflicts and improves teamwork. अब जब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, अलग अलग डिविजन्स में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगी तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क कम हो जाएगा, उससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और हमारा टीम वर्क इम्प्रूव हो जाएगा. नाउ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन हमारी दो टाइप्स की होती हैं. पहला, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड, informal communication. Formal communication and informal communication. Formal communication. This is the official flow of information within an organization through designated channels. अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्टेन और रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स के थ्रू जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. अब ये तीन तरीके से होती है. पहला, अपवर्ड, जब इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है उसे हम अपवर्ड फ्लो कहते हैं. एग्जाम्पल, लीव एप्लीकेशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स. सेकेंड, डाउनवर्ड, जब इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आती है, यानी सीनियर से जूनियर की तरफ आती है, उसे हम डाउनवर्ड फ्लो कहते हैं. एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस. सीनियर्स को अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, गाइडलाइंस देनी होती हैं, ये बताना होता है कि काम को कैसे कैसे करना चाहिए, तो उसमें डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है. एंड थर्ड, हॉरिजॉन्टल, जब दो एम्प्लॉयज सेम लेवल पे होते हैं और उन्हें कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के थ्रू डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल, डिस्कशन बिटवीन डिपार्टमेंट मैनेजर्स. अब एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, अब उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है रिगार्डिंग सम ऑफिशियल मैटर, तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के थ्रू करते हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन,
This is casual communication outside formal channels, often called grapevine. It spreads quickly and in all the directions. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती है. एम्प्लॉयज़ आपस में भी बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं. मे बी इट मे बी रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ मूवीज से रिलेटेड. आपस में बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं और वो ये डिस्कशंस जो हैं कैजुअल डिस्कशंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली स्प्रेड होती है और सारे डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है. एग्जाम्पल्स: चैटिंग इन कैफेटेरिया, डिस्कसिंग र्यूमर्स. अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैफेटेरिया में बैठ के इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं. र्यूमर्स जो फैलती हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही फैलती हैं. प्रॉस यानी बेनिफिट्स: रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजर्स गॉज रिएक्शंस. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉबली अगर कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई होती है, कोई भी नई पॉलिसी लाते हैं, तो मैनेजर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत इजीली रिएक्शंस निकाल लेते हैं. कॉन्स यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैन लीड टू रूमर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत क्विकली स्प्रेड हो सकती है और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये इंफॉर्मेशन से रूमर्स भी फैल सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं. टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. पहला, सिंगल चेन. Communication flows from superior to subordinate and so on. Now suppose Mr. X ने information अपने सबॉर्डिनेट मिस्टर वाई के साथ शेयर की और मिस्टर वाई ने इंफॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट मिस्टर ए के साथ शेयर की. तो जब हमारी इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ आती है उसे हम सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहते हैं. सेकेंड, व्हील. ऑल द कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वन सेंट्रल फिगर. नाउ सपोज 4 एम्प्लॉयज को आपस में बात करनी हो बट वो कम्युनिकेट सिर्फ एक सेंट्रल फिगर के थ्रू ही कर सकते हो, उसे हम व्हील कम्युनिकेशन कहते हैं. थर्ड, सर्कुलर. इंफॉर्मेशन मूव्स इन अ लूप अमंग एडजेसेंट मेंबर्स. नाउ सपोज मैं जो इंफॉर्मेशन है वो अपने बराबर वाले के साथ शेयर कर सकती हूँ और वो जो इंफॉर्मेशन है वो अपने बराबर वाले के साथ शेयर कर सकता है. तो जब इंफॉर्मेशन एडजेसेंट मेंबर्स के थ्रू मूव होके एक लूप में घूमेगी उसे हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं. फोर्थ, फ्री फ्लो. एवरीवन कम्युनिकेट्स ईच अदर. अब एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रीली किसी के भी साथ जब कम्युनिकेट कर सकते हैं उसे हम फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. फिफ्थ, इन्वर्टेड वी. A subordinate communicates with both their superior and their superior. मतलब अब मैं अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट तो कर ही सकती हूँ बट उनके साथ साथ मैं उनके सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ. तो इसे हम इन्वर्टेड वी कहते हैं. टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. पहला, सिंगल स्ट्रैंड. वन पर्सन टॉक्स टू अनदर इन अ सीक्वेंस. मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात करी, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से बात करी, मिस्टर सी ने मिस्टर डी के साथ बात करी. तो जब एक सीक्वेंस में सारे एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन कहते हैं. सेकेंड, गॉसिप. वन पर्सन शेयर्स विद एवरीवन. अब मेरे पास कोई बात है और मैंने सबके साथ, सारे एम्प्लॉयज के साथ वो बात शेयर कर दी, उसे हम गॉसिप कहते हैं. प्रोबेबिलिटी. रैंडम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन रैंडमली एकदम से सडनली कहीं भी शेयर हो जाए उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. एंड फोर्थ, शेयरिंग विद इन अ ट्रस्टेड ग्रुप, मोस्ट कॉमन. नाउ सपोज मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड सर्कल है एम्प्लॉयज़ का, मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, तो जब मैं उस फ्रेंड सर्कल में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. फर्स्ट, सिमेंटिक बैरियर्स. अब हमारी कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सारी बैरियर्स आ सकते हैं. तो अब हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला, सिमेंटिक बैरियर्स. अनक्लियर मैसेजेस. हमने कोई मैसेज दिया सामने वाले को बट उसमें हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत अनक्लियर है, सामने वाला जो है वो मीनिंग को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है.
सेकेंड, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। अब मैंने अपने मैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, तो सामने वाले को ये इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है, सामने वाला जो पर्सन है, वो गलत मतलब निकाल ले। थर्ड, पुअर ट्रांसलेशन। नाउ सपोज मैंने एक इंग्लिश में मैसेज दिया, बट सामने वाला वो हिंदी समझता है और वो उस इंग्लिश के मैसेज को ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, या हमने जो बीच में एक ट्रांसलेटर रखा उसने ट्रांसलेट करते हुए कुछ गलत चीज़ ट्रांसलेट कर दी, तो उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड फोर्थ, यूज़ ऑफ टेक्निकल जार्गन। नाउ सपोज मुझे किसी एक्टिविटी से रिलेटेड मैंने बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर दी जो शायद सामने वाला समझ नहीं सकता और वो उसका मतलब गलत निकाल सकता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पहला, प्रीमेच्योर जजमेंट्स। हो सकता है अभी मैंने सामने वाले को पूरा मैसेज ना भेजा हो, बट सामने वाले ने अपने माइंड में मेरे उस मैसेज के रिगार्डिंग कंक्लूजन बना लिया हो, तो उसका जो प्री कंसीव्ड नोशन होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट। अब सामने वाला हो सकता है मुझे कोई मैसेज डिलीवर कर रहा हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, बट मेरा उस इन्फॉर्मेशन में अटेंशन नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है कि वो बंदा क्या बोल रहा है, तो उससे मैं बाद में या तो उसके मैसेज को रिटेन ही नहीं कर पाऊंगी, याद ही नहीं रख पाऊंगी, या जो थोड़ा बहुत याद होगा उससे मैं गलत मतलब निकाल लूंगी। थर्ड, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लेवल के थ्रू होते हुए गई हो, बहुत सारे लोगों के थ्रू होते हुए गई हो, तो जब इंफॉर्मेशन इतने सारे लेवल्स या लोगों के थ्रू होते हुए जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है या कुछ इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है, उससे भी दिक्कत हो सकती है। एंड फोर्थ, डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब मैं सामने वाले पे विश्वास ही नहीं करती हूँ कि वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और सामने वाला मुझ पे विश्वास नहीं करता है, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपस में जब हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे पे, तो हम एक दूसरे के दी गई इंफॉर्मेशन, फैक्ट और फिगर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। पहला, रिजिड पॉलिसीज एंड रूल्स। अब हो सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे करना हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स इतनी ज़्यादा रिजिड हैं कि हमें मैसेज कन्वे करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही बंदे को जब मैसेज पहुंचना चाहिए था वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। सेकंड, टू मेनी लेयर्स इन द हायरार्की। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को होके जाना पड़ता है, जिससे हमें लॉस इन इंफॉर्मेशन हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इंफॉर्मेशन को सप्रेस भी किया जा सकता है। थर्ड, स्टेटस डिफरेंसेस कॉजिंग हेजिटेशन। अब हो सकता है कि जो मैनेजर हो उसके दिमाग में ये हो दैट आई एम सुपीरियर, आई एम अबव ऑल माई सबॉर्डिनेट्स, तो वो सामने वाले की जो भी ओपिनियन है वो सुनना ही नहीं चाहता हो। एंड फोर्थ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए सही फैसिलिटीज़ ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सही टाइम पे सही मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट्स एंड फिगर्स, सही डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फोर्थ, पर्सनल बैरियर्स। पहला, फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी। अब हो सकता है कि मैनेजर के माइंड में कहीं ना कहीं हो कि अगर ये वाली इंफॉर्मेशन बाहर आई या ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन जो है उसे लूज कर सकता हूँ, तो वो उस इंफॉर्मेशन को बाहर ना आने दे, उसे सप्रेस कर दे या फिर चेंज कर दे। सेकेंड, लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स। अब मैनेजर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करता होगा तो उनकी दी गई इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। थर्ड, रिलक्टेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है कि सबॉर्डिनेट्स के भी माइंड में कहीं ना कहीं हो कि अगर हमने ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो ये हम पे ही भारी पड़ सकती है, इसलिए वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, वो शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होंगे। फोर्थ, नो इंसेंटिव्स फॉर कम्युनिकेशन।
अब हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के पास एक से एक आइडियाज़ हों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, बट उनके पास इतने इंसेंटिव्स ही ना हो, इतने मोटिवेशन ही ना हो, और इसलिए वो उस आइडिया को शेयर ना करें. Our next and the last topic is improving communication. So first, clarify the message. अपने मैसेज को बहुत क्लियरली सामने वाले के सामने रखना ताकि मिस इंटरप्रिटेशन का, गलत समझने का, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप ना रहे. सेकेंड, एडजस्ट कम्युनिकेशन टू द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग. अब मुझे पता है कि सामने वाले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शायद उतनी नहीं है या उसे उतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो मैं खुद ही से थोड़े एफर्ट्स करके जो वर्ड्स हैं जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख दूँ ताकि सामने वाला मेरी मैसेज को, मेरी इंफॉर्मेशन को क्लियरली समझ पाए. थर्ड, यूज़ क्लियर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट. मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो क्लियर रखूँ, कोई भी मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ ना करूँ, अपनी टोन सही रखूँ, मेरी टोन रूड नहीं होनी चाहिए, और मेरा कंटेंट भी सही होना चाहिए. मतलब कंटेंट भी सामने वाले को ऑफेंड करने वाला नहीं होना चाहिए. फोर्थ, शेयर वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन. मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ वो वैल्यूएबल हो और हेल्पफुल हो, मैं कोई भी आलतू फालतू इंफॉर्मेशन शेयर ना करूँ. फिफ्थ, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक. मैं ये इंश्योर करूँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दी है तो वो उसके रिगार्डिंग मुझे प्रॉपर फीडबैक मिले ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और मुझे ये भी पता लग जाए कि सामने वाला मेरी बात ढंग से सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, या कहीं वो उस बात को मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर गया. फोकस ऑन बोथ करंट नीड्स एंड फ्यूचर गोल्स. अब जो कम्युनिकेशन है वो करंट नीड्स को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, बट साथ में फ्यूचर गोल्स को भी ध्यान में रख के कम्युनिकेशन हमें करनी चाहिए. फॉलो अप ऑन इंस्ट्रक्शंस. अब मुझे सामने वाले से ये पूछना चाहिए कि जो भी मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी, जो भी मैंने बताया कि काम को ऐसे करना है वैसे करना है, क्या उसे समझ आया और क्या वो उसे इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा है या नहीं. एंड लास्ट, बी अ गुड लिसनर. सामने वाले की बात बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज जब आप उसकी बात जो वो है वो बहुत ध्यान से सुनोगे तो मिस इंटरप्रिटेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा. Effective communication creates a better work environment and minimizes misunderstanding. जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसे और भी बेटर कर देती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होती हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है. सो नाउ थैंक यू. हमने आज अपना ये चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग ख़त्म कर लिया है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई कि हम आपकी क्वेरी और डाउट जो भी है उसे बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करें. सो बाय बाय.